नमस्कार, मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज सेविंग्स के मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आपके सेविंग्स से जुड़े प्रश्न यहाँ पर उठाएंगे। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आपके सेविंग्स से जुड़े प्रश्नों का जवाब देने के लिए नेल्सन डिसूजा जी, जो कि डिप्टी एमडी हैं iFast फाइनेंशियल्स के। नेल्सन, नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। साथ ही अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से वो इस शो का एक हिस्सा बन सकते हैं। अपने प्रश्न चाहे आपको म्यूचुअल फंड से पूछने हो रिलेटेड या फिर आप एफडीज के ऊपर राय लेना चाहते हो, तरीका काफ़ी सिंपल है। moniguru@zenetwork.com हमारे ईमेल आईडी। डिटेल प्रश्न लिख के भेजें, कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें और साथ ही साथ आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, सेव लिखें, उसके बाद अपना प्रश्न लिखें सेविंग से जुड़ा हुआ, हम भेज दें 57575 पर। चलिए, पहले कॉलर इस बीच हमारे साथ लाइन पे जुड़े हुए हैं और दर्शक जुड़े हैं, उनका नाम है कपिल, दिल्ली से इस समय हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। कपिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। जी पूछिए अपना प्रश्न। हेलो जी कपिल जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। पोर्टफोलियो पे आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? सर, मैंने अपना पोर्टफोलियो सेंड किया है जिसमें मैं अपना मंथली कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में कर रहा हूँ जी। कुछ मेरा साल का पीपीएफ जाता है एक बार 60,000 रुपए। म्यूचुअल फंड में मैं बिरला में सिप के द्वारा 3,000 रुपए महीने का निवेश कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, देखा हमने आपका पोर्टफोलियो। और एलआईसी की पॉलिसीज भी हैं आपके पास, जीवन आनंद, जीवन रक्षा और साथ ही साथ अविवा लाइफ में भी आपने टर्म प्लान में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आप पूछना क्या चाहते हैं? आप ईपीएफ के ऊपर क्या सवाल है आपका? सर, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं ये पोर्टफोलियो लेकर के चलता हूँ तो 2040 तक मैं इससे कितना पैसा जमा कर सकता हूँ, या मुझे पोर्टफोलियो में चेंज का कोई रिक्वायरमेंट है? और अभी जैसे मेरा 80C का पूरा रिक्वायरमेंट हो चुका है जी, तो मैं गोल्ड में लेने इंटरेस्टेड हूँ ई फॉर्म के अंदर, तो सर्टिफिकेट के थ्रू मैं गोल्ड कैसे बाय कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, यानी आप 2037-2040 तक अपनी बेटी के लिए यहाँ पर फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और पोर्टफोलियो पर राय लेना चाहते हैं। नेल्सन, आपने इनका सवाल सुना और यहाँ पर जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स है वो ईपीएफ, ईएलएसएस और साथ ही साथ इंश्योरेंस पॉलिसीज में हैं। हालांकि बैंक एफडीज में भी 2 लाख रुपए रखे हुए हैं उन्होंने, जो उनके पास पड़े हैं कंटिजेंसी फंड के तौर पर उन्होंने रखे हैं। पर ओवरऑल किस तरीके से देखते हैं, क्या इनको म्यूचुअल फंड्स में इस समय इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी चाहिए? क्योंकि एक बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें तो सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना हो तो म्यूचुअल फंड्स में इनको ज़्यादा एलोकेशन करना चाहिए। और साथ ही साथ अब ये गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर पेपर फॉर्म में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा ईपीएफ में इनका जो सवाल है कि यहाँ पर क्या पेंशन जब रिटायरमेंट का समय आएगा तो क्या पूरा का पूरा अमाउंट उससे आसानी से इनको मिल जाएगा? ठीक है, मैं पहले उनके बेटी के जो ब्याह के लिए जो उन्होंने पैसे जमा करने के लिए जो प्रश्न पूछा उसके ऊपर थोड़ा फोकस कर लेता हूँ। उनको साल 2037 में उनको पैसे जमा करने हैं इस कारण के लिए। तो यहाँ पर यदि ये 3,000 हर महीने एसआईपी में पैसे डालेंगे, 2008 से उन्होंने अपना एसआईपी शुरू किया है, तो लगभग 61 लाख तक वो जमा कर पाएंगे। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि उनके जो फंड्स जो हैं, दोनों फंड्स टैक्स फंड में लगे हुए हैं। टैक्स देखिए, ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में लोग इसलिए घुसते हैं क्योंकि उनको टैक्स का ब्रेक मिलता है, मगर टैक्स फंड्स के अलावा बहुत सारे बाकी फंड्स भी हैं। टैक्स फंड के अलावा जो बाकी जो डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं उनके परफॉर्मेंस टैक्स फंड से ज़्यादा अच्छे हैं। तो इनको यहाँ पर ये दोनों जो फंड्स हैं, इनको जब उनका वो जो पीरियड 3 साल का ख़त्म हो जाएगा तो डिसकंटिन्यू करके उनको 2 और फंड लेने चाहिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप फंड और एचडीएफसी प्रूडेंस फंड, इन 2 फंड में उनको इन्वेस्ट करके अपना एक पोर्टफोलियो स्टार्ट करना चाहिए। उन्होंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही फंड लिए हैं, तो मुझे लगता है कि उनको और ज़्यादा इंक्रीज़ करके 7 से 8 फंड तक इंक्रीज़ करना चाहिए। गोल्ड फंड्स जो उन्होंने गोल्ड में जो पैसे लगाने का उन्होंने बात किया है, तो मुझे लगता है कि एक बार इनका पोर्टफोलियो बने तो उसके बाद गोल्ड में पैसे डालने चाहिए। ई गोल्ड मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म गोल्ड जो है, ये सबसे अच्छा रास्ता है, क्योंकि इसमें आपको जो एडवांटेजेस मिलते हैं जो फिजिकल गोल्ड में मिलते नहीं हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो गोल्ड फंड ऑफ फंड्स में यहाँ पर इनको रिकमेंड करना चाहता हूँ। ईपीएफ और पीपीएफ, यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था कि 12 साल में वो नौकरी छोड़ेंगे तो क्या उनको पैसे मिलेंगे। पीपीएफ में उनको 15 साल के बाद पैसे मिलते हैं, मतलब कम से कम आपको 15 साल तक निवेश करके रखना चाहिए। ईपीएफ में कभी भी आप नौकरी छोड़ें तो आपको इमीडिएटली पैसे मिल जाएंगे। तो ब्रीफली मैंने उनको सारे जो पॉइंट्स बता दिए। तो इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल मेरा सवाल ये है आपसे कि आप जो 3,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये इनके ईएलएसएस में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे लॉक इन खत्म हो जाए तो ईएलएसएस रोक के अब ये म्यूचुअल फंड्स में डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स, जैसे कि आपने बताया यहाँ पर आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप और साथ साथ एचडीएफसी प्रूडेंस में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। पर ओवरऑल यहाँ पर आप अब इनका बीमा जो पॉलिसीज इन्होंने ले रखी है जिसके तहत 80C के तहत बेनिफिट भी उठा रहे हैं, कि आपको लगता है इनके पोर्टफोलियो में वो बिल्कुल ठीक है, या फिर किसी टर्म प्लान का चुनाव करेंगे और साथ ही म्यूचुअल फंड में एलोकेशन ज़्यादा कर सकते हैं रिटर्न के हिसाब से?
हाँ जी, यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट के तौर पे उन्होंने इंश्योरेंस में पैसे डाले। मैं ज़्यादातर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करता हूँ। तो इंश्योरेंस लेना है तो आप टर्म प्लान ले लें, जैसे आपने बताया टर्म प्लान में आप पैसे डालें और इंश्योरेंस का आपका जो रिक्वायरमेंट है वो कवर कर ले, और बाकी के जो पैसे हैं वो आप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो बनाने में जुटा लें। चलिए इसी नोट पे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अपना प्रश्न इस समय पूछने के लिए गुरमीत सिंह जी दिल्ली से हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। गुरमीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। सर जी पूछिए अपना प्रश्न, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी सर, मैं एक्चुअली पूछना चाहता था कि हम न्यू इन दिस इन्वेस्टमेंट, तो पूछना चाहता था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है एंड हाउ एंड वी कैन इन्वेस्ट इन, और एक टर्म प्लान के बारे में पूछना था कि इस समय बेस्ट टर्म प्लान कौन सा है। कितनी उम्र है आपकी गुरमीत जी? जी राइट नाउ मेरी उम्र जी 24 है सर। 24, हाल में नौकरी लगी है, 1.5 लाख के आसपास की सैलरी आपने बताया, और बहुत अच्छा है कि आपने इसी उम्र में यहाँ पर चुनाव कर लिया है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का। एक लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिएगा और सिस्टमैटिकली, यानी कि हर महीने आप थोड़ा थोड़ा वापस अपनी सैलरी से निकाल कर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं म्यूचुअल फंड हाउस को कि आपकी SIP वो सीधा आपके बैंक अकाउंट से काट लें। पर ओवरऑल नेल्सन इनको भी बताइए कि म्यूचुअल फंड आखिरकार होता क्या है और इनके पास क्या विकल्प यहाँ पर खुले हैं अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो, और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किस म्यूचुअल फंड पर नजर रख के चल सकते हैं। इसके अलावा इस उम्र में क्या इनके लिए बीमा पॉलिसी लेना ठीक होगा या फिर इस समय इनके ऊपर कोई लायबिलिटी है नहीं, और साथ ही क्या मानते हैं जैसे लायबिलिटी हो या फिर कोई लोन ले तो उसके बाद यहाँ पर अगर इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तब इनके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा? हाँ जी, म्यूचुअल फंड देखिए उन लोगों के लिए है जिनके पास टाइम और नॉलेज नहीं है मार्केट्स के बारे में। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट पूल है जहां पर बहुत सारे निवेशक, बहुत सारे इन्वेस्टर जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो एक फ़ंड में पैसे डालते हैं और उस फंड का जो फंड मैनेजर होता है वो उनके पैसे को मैनेज कर लेता है अलग अलग मार्केट्स में। मार्केट अलग अलग टाइप के होते हैं, इक्विटी मार्केट होता है, डेट मार्केट होता है, गोल्ड का भी एक मार्केट होता है। तो आपके पास जब नॉलेज नहीं है, जब आपके पास टाइम नहीं है, मगर आपके पास सेविंग्स है और पैसे हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में पैसे डालें क्योंकि कोई एक्सपर्ट आपका पैसा संभाल लेता है। तो फंडामेंटली म्यूचुअल फंड एक ज़रिया होता है मार्केट में निवेश करने का, एक एक्सपर्ट के ज़रिए। दूसरी बात, आप म्यूचुअल फंड में बहुत कम पैसे डाल के भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे 500 रुपये से आप अपना SIP शुरू कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो म्यूचुअल फंड में पहली बार स्टार्ट करते हैं उनको 2 टाइप के फंड से स्टार्ट करना चाहिए। एक तो लार्ज कैप फंड बताया जाता है जो बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, और दूसरा जो है बैलेंस फंड बताते हैं। तो लार्ज कैप में गुरमीत सिंह के लिए मैं ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप फंड और DSP ब्लैक रॉक टॉप 100 इक्विटी फंड रिकमेंड करना चाहता हूँ। और बैलेंस फंड जो है जो इक्विटी और डेट के बीच में 60-40 रेशियो में लगभग इन्वेस्ट कर लेता है, यहाँ पर आपको HDFC प्रूडेंस में पैसे डालने चाहिए। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी और आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ता जाएगा आपके इनकम के साथ, आप थोड़े मिड कैप फंड भी इंक्लूड कर लें जिनमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है मगर इसके साथ आपके रिटर्न्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। आप बता रहे हो कि आप 2000 हर मास इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ 10% के रिटर्न के हिसाब से आप लगभग 15,18,000 आप एक्यूमुलेट कर पाएंगे। यहाँ पर टर्म प्लान की आपने बात की है। यहाँ पर देखिए टर्म प्लान सबसे अच्छा इंश्योरेंस प्लान होता है। यहाँ पर आपको रिटर्न लगभग कोई होता नहीं है, मगर इसके अलावा आप आपका कवरेज देखेंगे तो इंश्योरेंस लाइफ कवर जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस में डिफरेंस है। आप देखें कि इंश्योरेंस में आप टर्म प्लान सबसे अच्छा ऑप्शन होता है और इन्वेस्टमेंट्स के लिए म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा प्लान होता है। क्रिटिकल इलनेस जो आप कवर करना चाहते हैं इसके लिए आप अलग सा एक क्रिटिकल इलनेस प्लान ले लें, क्योंकि इसमें आपको फ़ायदे ये हो जाएंगे कि आपको ज़्यादा फीचर मिल जाएगा। यहाँ पर एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट आपके इंश्योरेंस के साथ आ सकता है। आप उसको आपके इंश्योरेंस कंपनी में चेक कीजिए, जो भी आप इंश्योरेंस कंपनी में चेक करोगे वहाँ पर आप ऑप्शन पूछें। 2 चीज़ें याद रख लें जब आप टर्म प्लान ले लें, आप इंश्योरेंस कंपनी से पता लगाएं कि क्लेम जो उसका कितने लोगों को कितना क्लेम मिलता है। मतलब हर इंश्योरेंस कंपनी का एक क्लेम ट्रैक रिकॉर्ड होता है। आप समझ लें कि किस टाइप का ट्रैक रिकॉर्ड, किस परसेंटेज के बेसिस पे, क्या 70% या 80% उन्होंने क्लेम दिया है, इस बेसिस पे आप चेक कर लें। और दूसरी बात, प्राइस देखिए कि आपके इंश्योरेंस कवर के लिए कितना वो रेट लगाते हैं, और ये कंपेयर करके आप देख लें अलग अलग म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और देख लें कि कौन सा सबसे अच्छा है। चलिए, ऑनलाइन पॉलिसीज़ लेने आपके लिए ठीक रहेगी। अवीवा, HDFC लाइफ या फिर कोटक लाइफ से आप ऑनलाइन टर्म प्लान लेने पर विचार कर सकते हैं। इस उम्र में काफ़ी कम प्रीमियम में आपको काफ़ी बड़ा बीमा मिल सकता है ऑनलाइन टर्म पॉलिसी के जरिए। चलिए इस नोट पे एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, जब लौटेंगे आप देखते रहिए मनी करो।
ब्रेक के बाद मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज सेविंग्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आपके इन्वेस्टमेंट्स किस तरीके से आप प्लान करें ताकि लंबी अवधि में आपको फायदा हो। इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ नेल्सन डिसूजा जुड़े हैं iFAST फाइनेंशियल्स के। और आपको बता दें आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। अपने सेविंग्स से जुड़े प्रश्न, बैंक एफडीज, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, किसी भी मुद्दे पर अगर आपको हमसे राय लेनी हो तो करना सिर्फ आपको ये है moneyGuru@ZeeNetwork.com पे हमें एक मेल लिखनी है, अपना प्रश्न लिख के भेजें, कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें। और इसके अलावा आप हमें मोबाइल के टेक्स्ट वाइड मैसेज बॉक्स में जाएं और सेव लिखें, अपना प्रश्न लिखें सेविंग से जुड़ा हुआ और हमें भेज दें 57575। चलिए अगले प्रश्न उठाते हैं। प्रिया अरोड़ा जी का मेल से प्रश्न है, चंडीगढ़ से इन्होंने अपना प्रश्न भेजा नेल्सन जी, और जानना ये चाहती हैं आपसे कि एक हाउसवाइफ हैं ये और दिवाली के मौके पर सोना खरीदना चाहती हैं और 2 साल में क्या अच्छा रिटर्न मिल सकता है कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हमने एक तेज़ी सोने में देखी थी, एक बुल रन में इस समय चल रहा है सोना, पर अब त्योहारी सीजन में ही यहाँ पर कुछ इतने ज़्यादा प्राइसेस बढ़े नहीं हैं और जिस तरीके से डॉलर में तेज़ी देखने को मिल रही है उसका भी कहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे इस समय प्रेशर देखने को मिल रहा है सोने की कीमतों पे। मानते हैं क्या इन स्तरों पर अगर सोने में खरीद करेंगे तो 2 साल में अच्छा रिटर्न मिल सकता है, और कौन से विकल्प इनके लिए आप चुनेंगे इस समय इन्वेस्टमेंट्स के लिए? देखिए, पहली बात यह है कि गोल्ड आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि या ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। किसी ने प्रेडिक्ट किया नहीं था कि 4 साल पहले कि गोल्ड इतना ऊपर जाएगा। ज़्यादातर ये माना जाता है कि गोल्ड का जो रिटर्न होता है वो इन्फ्लेशन का जो रेट है उसके इक्वल बढ़ता जाता है। जैसे आप देखिए इन्फ्लेशन 5-6% चलेगा तो गोल्ड का रिटर्न 5-6% ही चलेगा, मगर गए कुछ सालों में हर साल 15% का रिटर्न मिला है गोल्ड में। तो किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि गोल्ड का ऐसा एक बुल रन निकलेगा मार्केट में। तो पहली बात तो ये है कि आप गोल्ड में रिटर्न के बेसिस पे आप निवेश ना करें। आप निवेश इसलिए करें क्योंकि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को आपको एक तरह का प्रोटेक्शन देना है। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट लैंग्वेज में बोलते हैं इसको हेज। तो गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट करें तो हेज के बेसिस पे करें। ये जो सीज़न जो चल रहा है, अभी गोल्ड का सीज़न चल रहा है, त्यौहार का सीज़न चल रहा है, तो अच्छी बात है कि बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं तो आप इनको उठा सकते हो। मगर आप गोल्ड इसलिए खरीदें क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड नहीं है तो गोल्ड खरीदें, और गोल्ड खरीदें तो आप ई गोल्ड खरीदें और फिजिकल गोल्ड ना खरीदें, क्योंकि आपको जो बेनिफिट्स जो मिलते हैं ई गोल्ड में जो वो जो बेनिफिट्स आपको फिजिकल गोल्ड में मिलते नहीं हैं। और एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि गोल्ड और इक्विटी मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। तो इक्विटी मार्केट आजकल अच्छा खासा इंडिया में भी अच्छा कर रहा है और बाहर भी अच्छा कर रहा है। यूएस में देखें तो वहाँ पर भी तेज़ी आ रही है। तो गोल्ड लग रहा है जैसे नीचे जा रहा है, तो अच्छा मौका है जिनको इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी इन्वेस्टमेंट कर लें। चलिए इसी नोट पे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अपना प्रश्न इस समय पूछने के लिए महेश जी हमारे से उत्तर प्रदेश से लाइन पे हैं। महेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? चलिए इनका प्रश्न ले लेते हैं जो इन्होंने हमारे पास भेजा था। और नेल्सन जी जानना चाहते हैं कि इनके बच्चों की जो उम्र उन्होंने बताई वो 4 साल और 8 साल बताई है और 10,000 रुपये LIC की किसी परंपरागत पॉलिसी ट्रेडिशनल प्लान्स में यहाँ पर डालना चाहते हैं। इनफैक्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाकी व्यूअर्स के लिए भी, क्योंकि LIC में इस तरीके से भी इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं लोग कि कुछ ना कुछ रिटर्न तो ये पॉलिसी दे के ही जाएगी, पर ओवरऑल 10,000 इनका कहना है कि हर महीने अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे LIC पॉलिसी में तो क्या लंबी अवधि में आपको लगता है बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं, या फिर सिंपल तरीका ये होगा कि एक टर्म प्लान ले लें और साथ ही म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी बच्चे काफ़ी छोटे हैं और लंबी अवधि के लिए प्लानिंग हो रही है। तो आने वाले समय में म्यूचुअल फंड्स एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। इनफैक्ट ट्रेडिशनल प्लान्स में इस समय ना ही जाएँ तो ठीक रहेगा। हाँ जी, देखिए ट्रेडिशनल प्लान जो इंश्योरेंस के होते हैं इसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी कभी तो 40-50% रुपये चार्जेस जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म में भी आप देखें तो बहुत सारे लोग इन प्लान्स में रिटर्न्स पाते नहीं हैं। तो जो आपने जो यहाँ भी बताया सबसे अच्छा रास्ता है जब आप टर्म प्लान में पैसे डालें और उसके अलावा म्यूचुअल फंड में भी पैसे डालें। टर्म प्लान आपको कवर देगा और म्यूचुअल फंड आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को रिटर्न देगा। तो इनके लिए मैं यहाँ पर एक 4 फंड देना चाहता हूँ। 10,000 जो उन्होंने जो अमाउंट बताया वो इस अमाउंट को इस ब्रेकअप के बेसिस पे इन्वेस्ट करें। 3,000 रुपये ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप फंड में डालें। 3,000 HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ में डालें। 2,000 रुपये UTI अपॉर्चुनिटीज़ फंड में डालें और 2,000 रुपये रिलायंस बैंकिंग फंड में डालें। और हर साल एक बार अपने फंड्स को रिव्यू कर लें, देख लें कि उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है कि नहीं। चलिए इसी नोट पे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए मनी गुरु।
ब्रेकर मनी गुरु में आपका स्वागत है। नेल्सन डिसूजा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि डिप्टी एमडी हैं iFAST फाइनेंशियल्स के। और आपको बता दें, अगर आपको कोई भी सेविंग से जुड़ा प्रश्न पूछना हो, पोर्टफोलियो प्लानिंग करानी हो, तो तरीका काफ़ी सिंपल है। moneyguru@zenetwork.com पे प्रश्न लिखें, हमारे एक्सपर्ट से एडवाइस लें। और इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग में से बॉक्स में जाएँ, सेव लिखें, उसके बाद अपना प्रश्न लिखें और हमें भेज दें 57575 पर। चलिए, आशीष कपूर जी गुड़गांव से इस समय हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। पोर्टफोलियो देखा हमने आपका, HDFC टॉप 200 और बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96, ये दो फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नमस्कार जी आशीष जी, प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं आप? इसमें कब तक आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं? मैंने अभी इसमें दोनों स्कीम्स में 5-5 साल के लिए पीरियड दिया हुआ है। जी, ये कब कितना समय हो गया आपको बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 में इन्वेस्टमेंट करते हुए? मैंने 2011 से स्टार्ट किया है, दोनों में, HDFC 200 एंड बिरला सन लाइफ में। चलिए, फिर तो कंपल्शन ही है कि आपको बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 में एटलीस्ट 2 साल अभी इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। पर ओवरऑल क्या ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, अब क्या चाहते हैं? मेरा ऑब्जेक्टिव इनिशियली बिरला सन लाइफ में तो ये था कि टैक्स रिलीफ के लिए जी, एंड HDFC टॉप 200 में इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए था जी। अभी मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें कि इसको डायरेक्ट टैक्स कोड अभी जो नेक्स्ट ईयर से आने वाला है, उसमें एक तो ELSS शायद खत्म हो रहा है, तो उसमें मेरे को अभी सन लाइफ कंटिन्यू रखना चाहिए या बीच में ब्रेक कर देना चाहिए जी। सेकेंडली, HDFC टॉप 200 में मेरे को इन्वेस्टमेंट बढ़ा देना चाहिए फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, और अगर कोई अच्छा दूसरा इन्वेस्टमेंट हो म्यूचुअल फंड का ही। चलिए आपको यहाँ पर नजर दिलाते हैं। और नेल्सन का जो प्रश्न है वो HDFC टॉप 200 में इनका इन्वेस्टमेंट कैसा है, कोई और बेहतर फंड जिसमें आप इनको सजेस्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए? और ऑब्वियसली जब DTC लागू होगा तो यहाँ पर टैक्स बेनिफिट तो शायद मिलना बंद ही हो जाएगा, तो क्या इनको 3 साल बाद अमाउंट निकाल के किसी और डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए? हाँ जी, देखिए DTC में जो आने वाला है उसका क्लैरिटी अभी तक आया हुआ नहीं है, तो हो सकता है कि अगले साल से ELSS के जो स्कीम्स हैं वो डिसकंटिन्यू हो जाएं। यहाँ पर देखिए, बिरला सन लाइफ का जो उन्होंने फ़ंड लिया है ये कुछ खास फंड है नहीं, मगर यहाँ पर आप अभी बीच में ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि मिनिमम 3 साल को आपको चालू रखना है। मगर कभी कहीं ये आपके पास वापस टैक्स में ब्रेक लेने का आपके पास एक चांस मिला, तो आप कैनरा रुपए को इक्विटी टैक्स सेवर फंड या फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड फंड में पैसे डालें। HDFC टॉप 200 अच्छा फंड है, यहाँ पर आप चाहे तो इसमें थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट को। इसके अलावा आप ICICI फोकस ब्लू चिप फंड में भी पैसे डालें, और धीरे धीरे आपका जो पोर्टफोलियो जो बढ़ाते जाएं। 7 से 8 फंड होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि 2-3 फंड से आप ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अलग अलग टाइप के फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो आप अलग अलग टाइप के फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर लें। चलिए नेल्सन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सजेस्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मनी गुरु से बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।